हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक, जैसे हमने कल बताया था, आज हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय क्या होता है ना। जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे मन में उत्पन्न होता है कि है कहाँ आखिर। दूसरा आता है इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, कितने न्यायमूर्ति होते हैं, है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि नियुक्ति कैसे की जाती है, किसके द्वारा नियुक्ति होती है। इस सब बारे में हम चर्चा करेंगे। आज चलिए देखते हैं उच्चतम न्यायालय। तो पहला जो हमारा जो माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिरकार उच्चतम न्यायालय है क्या। तो हम लोग सब जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय पहला हमारा आता है कि दिल्ली में है ना। दिल्ली में ठीक है, लेकिन ये लिखा कहाँ गया है कि ये दिल्ली में है। ये प्री में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जानते तो सब हैं कि दिल्ली में है, लेकिन लिखा कहाँ गया है कि वो दिल्ली में ही होगा। ठीक है, ऐसा निश्चित क्यों किया गया और कहाँ किया गया कि दिल्ली में है, लिखा कहाँ है। तो स्थान के बारे में चर्चा करेंगे पहले। तो जो हमने कहा कि लिखा कहाँ गया है कि, तो हमारे संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 130 में। ठीक है, आर्टिकल 130 में लिखा गया है कि जो इसका स्थान है वो दिल्ली। अब बात आती है कि जो इसका स्थान दिल्ली में है, तो जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं उनके लिए तो सही है। अगर कोई भी केस हुआ या कुछ भी किसी के ऊपर कोई भी मुकदमा चलाना है तो ठीक है भैया, अपने उच्चतम न्यायालय पास है, वो तो जाके कर लेगा। अब मान लीजिए अंडमान निकोबार का कोई व्यक्ति है, उसका कोई मामला है, या फिर मणिपुर, असम, तो असम बहुत दूर पड़ जाएगा दिल्ली। तो इतना दूर वो अपना केस लेके जाएगा उच्चतम न्यायालय, तो बहुत दूर हो जाएगा ना, जा नहीं पाएगा। तो जैसे कहा जाता है कि जिसको न्याय चाहिए उसको नहीं जाना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि उसको नहीं जाना चाहिए। जो अपना न्यायालय है उससे लोगों के पास जाना चाहिए। ऐसा व्यवहार में होता नहीं है, लेकिन दूरी तो बहुत हो जाएगी है ना। कि अगर कोई अंडमान निकोबार का व्यक्ति है, उससे दिल्ली जाना है, कोई केस है उसका, तो बहुत दूर हो जाएगा। लेकिन संविधान में ऐसा लिख दिया गया है, अगर जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अगर वो चाहे या फिर राष्ट्रपति जी से क्या करे, अनुमोदन कर ले, ठीक है, उनसे चर्चा करे कि हम कहीं भी बैठ सकते हैं। जैसे वो असम जा सकता है, मणिपुर जा सकता है, उत्तर प्रदेश आ सकता है, तो कहीं भी वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश वो बैठ सकता है, कहीं भी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही है ना, कि हमको दिल्ली ही जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा लिखा गया संविधान में। तो हमारा पहला जो डाउट था, स्थान कहाँ होता है, तो जो प्री के लिए क्वेश्चन है हमारा कि लिखा कहाँ गया, तो आर्टिकल 130 है ना। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट में ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 130 है कि जिसने बताया कि जो उच्चतम न्यायालय का स्थान होगा वो दिल्ली होगा। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे मन में जो क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि कितने न्यायाधीश होते हैं, है ना, न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या, चलिए देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश, जिसको क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस बोलते हैं ना, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और प्लस 33 अदर अदर जस्टिस होते हैं, 33 अदर जज होते हैं। ठीक है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायमूर्ति होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, एक मुख्य न्यायमूर्ति होता है, बाकी जो 33 है वो अदर न्यायाधीश होते हैं। तो ये तो है क्या, वर्तमान में हमने ये वर्तमान में अपनाया है, वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में हमारे एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अदर जज है। लेकिन मूल संविधान में क्या लिखा गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मूल संविधान में क्या लिखा गया है। तो मूल संविधान में देखेंगे हम लोग, मूल संविधान में सेम है कि एक न्यायमूर्ति होगा, है ना, एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, मुख्य न्यायाधीश। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि जहां पे ये संख्या बढ़ के 7 हो गई, यहाँ पे 33 हो गई है, पहले क्या था, 7 अदर जज थे, है ना। अन्य जो जज थे कितने थे, केवल 7 थे, आज बढ़ के कितनी हो गई है, 33 हो गई है। तो ये वर्तमान पूछा जाता है प्री में कि वर्तमान में कितने जज हैं अदर, और मूल संविधान में कितने जज के बारे में चर्चा की गई है, तो 7 है। तो ध्यान रखिएगा। अब बात आती है बढ़े कैसे, है ना, अपने आप तो बढ़ नहीं जाएंगे, 7 से 33 कैसे हो गए भाई। तो किस प्रकार से होता है, तो चलिए देखते हैं कि इनकी संख्या में वृद्धि कैसे है ना। अब इसके बाद जो हमारा आएगा क्वेश्चन माइंड में, ये संख्या बढ़ कैसे रही है ना, संख्या, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो रही है। तो ये वृद्धि खुद नहीं होती, ठीक है, ये वृद्धि खुद से
न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय खुद से नहीं करता है, इसके लिए कौन संसद इसकी वृद्धि करता है। ठीक है, संसद वृद्धि करता है, किस प्रकार से करता है, तो कानून बनाकर उनकी संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि ये कानून जब बनाता है तो हम इसे ये नहीं कहेंगे कि ये संविधान संशोधित कर रहा है। ठीक है, इस संविधान संशोधन का नियम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक केवल संसद जो है केवल कानून बना रहा है, संविधान में संशोधन नहीं कर रहा है। तो प्री में क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है कि क्या जो संसद है जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर रहा है, क्या वो संविधान को संशोधित कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं। वो संविधान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है, बस वो कानून बनाकर अगर उसको लगता है, जरूरत होती है कि न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, तो कानून बनाकर वो न्यायाधीश की संख्या को बढ़ा देता है, लेकिन वो संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। ठीक है, संविधान संशोधन नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को, नहीं है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि हाँ भैया संविधान में संशोधन, अगर संख्या बढ़ रही तो ऐसे थोड़ी बढ़ सकता है ना, संविधान में संशोधन हुआ होगा तभी तो संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि मूल संविधान में तो 7 थी, अब कितने हो गए, 33 हो गए हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी से उसका माइंड तो जाता ही है कि हाँ भैया हो सकता है संविधान में संशोधन किया गया हो, क्योंकि संविधान में तो 7 था, अभी 33 है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कानून बनाकर करता है ना, संसद कानून बना के करता है, वो संविधान में संशोधन नहीं करता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, और ध्यान रखिएगा संख्या में वृद्धि किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो हमने क्या समझ लिया कि स्थान दिल्ली में होता है, आर्टिकल 130 के माध्यम से लिखा गया हमारे संविधान में कि कहाँ होगा उच्चतम न्यायालय, तो दिल्ली में होगा। और न्यायाधीशों की संख्या कितनी, वर्तमान में हमारे एक मुख्य न्यायाधीश, एक सीजीआई हैं, और कितने 33 अदर जज हैं। और मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में एक मुख्य न्यायमूर्ति थे और 7 अन्य जज थे। अब बात आती है कि इनकी संख्या में वृद्धि कैसे हो रही है, किस प्रकार से वृद्धि की जाती है, तो संसद द्वारा की जाती है, और वहां पे कानून बनाकर किया जाता है। ठीक है, संसद कानून बनाती है तो संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कि न्यायाधीशों की संख्या। अब देखें नियुक्ति कैसे होती है ना, तो संख्या पढ़ ली, अब नियुक्ति देखते हैं किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति जो होती है मुख्य न्यायाधीश की, वो राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। चलिए देखते हैं किस प्रकार से नियुक्ति देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट। नियुक्ति किसके माध्यम से होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा होती है ना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है, चलिए देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, सीजीआई मतलब मुख्य न्यायमूर्ति और अदर जज। ठीक, ये मतलब मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कैसे होती है और अदर जज की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है ना, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट फॉर्म, और हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जज के न्यायाधीश से एक क्या की जाती है, राय ली जाती है। ठीक है, राय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के क्या ली जाती है, राय ली जाती है। कौन लेता है, तो राष्ट्रपति लेता है। ऑब्वियस सी बात है, जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, तो इनसे एक राय लेता है। ठीक है, इनसे राय लेता है कि हम किसको सीजीआई बनाए, है ना, चीफ जस्टिस किसको हम बनाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम किसको चुने। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश, तो उससे वो राय लेता है, सहमत लेता है, तब जाके वो किसी को नियुक्त करता है। और यहाँ पे एक बात है कि जिसको चाहे उससे, जिससे चाहे उससे ही राय लेगा, है ना। इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, राष्ट्रपति जी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, वो जिससे भी चाहे, है ना। जितने भी 33 अदर जज थे जो हमने देखे, 33 जज थे सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में तो बहुत सारे जज होते हैं। जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे उच्च न्यायालय तब बताएंगे उसमें, तो वो जिससे भी चाहे उससे राय ले सकता है, उससे कोई बाध्य नहीं है, किसी से राय लेता है और चीफ जस्टिस को चुन लेता है और नियुक्त कर देता है। ठीक है, ये तो हो गई कि मुख्य न्यायमूर्ति की किस प्रकार से नियुक्ति हो रही है, और अदर जज की किस प्रकार से होती है। तो अदर जज की भी सेम होती है। ठीक है, अदर जज की जो हमने यहाँ पे पढ़ा दोनों
सेम हो गया, और यहाँ पे एक पॉइंट ही जुड़ेगा, है ना, ये आप समझ लीजिएगा, यही सेम पॉइंट यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, CGI की राय हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे चीफ जस्टिस की भी राय जुड़ जाती है, तब वो यहाँ से हो जाता है, इस प्रकार से नियुक्ति कर देता है। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, अदर जज की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उसमें, जिससे वो राय लेना चाहता है वो होते हैं, प्लस जो मुख्य न्यायमूर्ति की यहाँ पे नियुक्ति हो जाती है वो भी राय देता है राष्ट्रपति जी को, तब जाके राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देता है। तो इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, और आर्टिकल 124 में, ठीक है, आर्टिकल 124 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आज हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं आर्टिकल 124 में राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्ति हो रही है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अदर जजों की भी। ठीक है, तो ये हमने समझ ली नियुक्ति किस प्रकार से हो रही है। तो हो गया कि संविधान में ऐसा लिखा गया, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा ये संविधान में बताया गया कि किस प्रकार से नियुक्ति की जाएगी संविधान में। लेकिन अब व्यवहार में देखते हैं, है ना, प्रेजेंट टाइम व्यवहार में किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि व्यवहार में किस प्रकार से नियुक्ति की जाएगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि नियुक्ति जो अभी हमने पढ़ी कि राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, ये हमने देखा कि संविधान में ऐसा लिखा गया है कि जो मुख्य न्यायमूर्ति है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और किसकी राय लेगा, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय लेगा, और जिससे भी वो राय लेना चाहे उससे ही लेगा, ऐसे जरूरी नहीं है कि किससे लेना है। ठीक है, तो किसी से भी राय लेके वो नियुक्ति कर देता है। अब देखते हैं कि व्यवहार में किस प्रकार से होता है। ये तो हो गया, हमने देखा कि संविधान में ऐसा लिखा है, व्यवहार में देख लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में नियुक्ति किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, तो व्यवहार में है एक वर्ड अभी नया आपको सुनने को मिलेगा, कोलेजियम। हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं इसको, कोलेजियम। अगर इसको हम हिंदी में लिख दें, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कॉलेजियम का, जिससे आपको समझ में आ जाए, तो न्यायाधीशों की समिति। ठीक है, ये कॉलेजियम माध्यम से होता है। ठीक है, सिफारिश, इसकी सिफारिश से ही नियुक्ति होती है। ठीक है, कोलिजियम क्या होता है, न्यायाधीशों की एक समिति होती है कि जिसको वो चुनता है, किसी भी न्यायाधीश को चुनता है कि किसको हम उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का हेड बनाएंगे, चीफ जस्टिस बनाएंगे, और किसको हम अदर जज चुनेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो एक समिति बना दी गई है, और समिति क्या करती है कि वो नाम भेजती है, किसके पास नाम भेजती है, तो राष्ट्रपति जी के पास नाम भेजती है, राष्ट्रपति उसमें से चुनता है, तब जाके वो सेलेक्ट करता है किसको बनाना है। तो ऐसा पहले सिस्टम नहीं था, ये नियम कब से आया है, 1993 में आया है। ठीक है, 1993 से पहले कॉलेजियम नहीं था, कॉलेजियम से सिफारिश नहीं होती थी, जैसा अभी मैंने बताया पीछे कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता था उसी माध्यम से हो जाता था। लेकिन 1993 में क्या आ गया, कॉलेजियम माध्यम आ गया। ठीक है, कॉलेजियम की सिफारिश से ही इस समय अभी भी प्रेजेंट टाइम पे भी इसी आधार पे ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, तो किस प्रकार से होती है, चलिए देखते हैं कि कॉलेजियम के माध्यम से किस प्रकार से नियुक्ति होती है। तो हम पहले देखते हैं CGI का किस प्रकार से होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नियुक्ति किस प्रकार से करते हैं इसके माध्यम से। तो किस प्रकार से होती है, तो कि इसका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का, है ना, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज, सीजीआई कौन बनेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज होगा, जो वरिष्ठतम जज होगा, है ना, जो सबसे ज्यादा उम्रदार होगा या जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, वही कौन बनेगा, मुख्य न्यायमूर्ति बनेगा। ठीक है, इसका कॉलेजियम के माध्यम से इस प्रकार से सीजीआई की क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो पहले भी तो ऐसे हो रहा था, है ना, पहले भी ऐसे होता था, लेकिन 1993 के पहले क्या था, पहले, और अब की बात करेंगे 1993 के बाद। पहले क्या था, एक परंपरा थी, है ना, ये हमने परंपरा अपनाई थी कि जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा, जो सबसे ज्यादा सीनियर जज होगा, उसे ही हम क्या बनाएंगे, उच्चतम न्यायालय का क्या बनाएंगे, मुख्य न्यायमूर्ति बनाएंगे। तो ये पहले हमारी परंपरा थी, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी
तो इसका उल्लंघन 2 बार हुआ था, है ना, 2 बार उल्लंघन हो गया था इसका, कि इसका परंपरा का मान नहीं रखा गया था 2 बार। तो उसके बाद क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ था, है ना, सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हुआ था कि वकीलों ने ही किया था। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक कंफर्म हो गया है, अब कंफर्म हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज होगा वही बनेगा मुख्य न्यायमूर्ति, है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहले तो परंपरा थी, पहले भी यही सिस्टम था, परंपरा थी, लेकिन इसका उल्लंघन हो गया। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कौन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होगा वही जाके मुख्य न्यायमूर्ति बनेगा। तो इसके बारे में चर्चा होगी। अब देखते हैं हम लोग कि अदर जज का किस प्रकार से चुनाव होता है ना, अदर जज की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो अदर जज की नियुक्ति कॉलेजियम एक तो हो गया, है ना, कॉलेजियम टीम गठन करता है, कॉलेजियम गठन करता है। तो फिर इसमें सीजीआई ना मुख्य जो न्यायमूर्ति है वो जुड़ेगा, प्लस 4 अन्य न्यायाधीश, है ना, 4 अन्य न्यायाधीश जुड़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे। 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, उनके माध्यम से वो सिफारिश करेंगे। ठीक है, 4 जो अन्य होंगे उनके सिफारिश से ही वो बनेगा, अदर जज बनेगा। इनका नाम वो भेजता है राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति के पास भेजता है, इसका सिफारिश देता है कि इनको आप बनाइए। तो राष्ट्रपति उसको क्या करेगा, देखेगा, समझेगा। अगर उसको लगता है कि इनको नहीं बनाना चाहिए तो क्या करेगा, वो वापस भेजता है कॉलेजियम के पास, और कॉलेजियम को अगर लगता है कि हमने सही किया, हमको भेजना चाहिए, फिर वो अगर वो दोबारा भेज देता है राष्ट्रपति जी के पास, तो इस बार राष्ट्रपति जी को उनको न्यायाधीश बनाना ही होगा उनको। जिस प्रकार से हमने देखा था कि मंत्रिपरिषद का जो निर्णय होता है वो राष्ट्रपति जी के लिए बाध्यकारी होता है ना, पहली बार तो मना कर देते हैं, दूसरी बार उनके लिए बाध्यकारी हो जाता है। उसी प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम का जो बात है उन्हें दोबारा माननी पड़ती है। ठीक है, उनकी जो सिफारिश होती है कि किसको न्यायाधीश बनाना है, तो उनको राष्ट्रपति जी को उसको मानना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से व्यवहार में आज इस प्रकार से ही चुनाव हो रहा है, इसी प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। संविधान में ऐसा नहीं लिखाया गया है, संविधान में कॉलेजियम के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, ये खुद से ही उच्च न्यायालय ने अपने लिए लाया गया है इसके लिए, है ना। संविधान में इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पे भी इसका यूज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं। तो कॉलेजियम की आलोचना भी बहुत हो रही है ना। क्या क्या आलोचना देख लेते हैं हमने समझ लिया किस प्रकार से व्यवहार में आज प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार से मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति हो रही है, और जो अदर जज होते हैं उनकी भी नियुक्ति किस प्रकार से हो रही है, इसके बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब देखते हैं आलोचना किस प्रकार से हो रही है ना। आलोचना तो होगी ही, और होनी भी चाहिए आलोचना, है ना, कि संविधान के माध्यम से हो ही नहीं रहा, संविधान में कुछ और लिखा गया, आप व्यवहार में कुछ और अपना रहे हैं, जबकि आप एक बहुत बड़े, है ना, देश को चलाने के लिए है, बहुत बड़ा देश है हमारा, तो इसकी आलोचना। तो जो हमारा कॉलेजियम था, है ना, कॉलेजियम की आलोचना हो रही है। कॉलेजियम की आलोचना क्यों हुई, अभी तक हो रही है, कॉलेजियम की आलोचना अभी तक होती है। क्यों होती है, कि ये निष्पक्ष नहीं है, इसका लोग कहते हैं निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष नहीं का मतलब क्या हो गया, कि लोगों को कहना है कि जो न्यायाधीश हैं ये खुद ही न्यायाधीश चुन रहे हैं, है ना, खुद ही नियुक्त कर रहे हैं, तो उसमें निष्पक्षता तो हो ही नहीं सकती। वो जिसको चाहे उसको न्यायाधीश बना सकते हैं, है ना, किसी से उनको पूछने की जरूरत नहीं है, जिसको चाहे वो क्या कर सकते हैं, न्यायाधीश बना सकते हैं। चाहे उसको हाई कोर्ट का बनाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का बनाना हो, जिसको चाहे अपनी मन मर्जी, जिसमें कह सकते हैं अपनी मन मर्जी कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी आलोचना हो रही है कि इसमें ये निष्पक्ष नहीं है, आप खुद ही किसी को भी आप जिसको चाहते हैं आप उसको बना दे रहे हैं, इसमें निष्पक्ष नहीं है। तो इसका कारण ये हो गया, एक आलोचना का कारण सबसे बड़ा हो गया कि निष्पक्ष नहीं है, कि आप क्या हो गए, न्यायाधीश ही होके, आप न्यायाधीश होके ही दूसरे न्यायाधीश को कैसे चुन सकते हो, आप चुन रहे हो तो ये निष्पक्ष नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो ये पहला हो गया। कि दूसरा है कि पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी का मतलब क्या हुआ, गोपनीय। गोपनीय है कि मतलब कि हमारा जो भी है ना, जो कॉलेजियम है वो किसको न्यायाधीश के लिए सिफारिश करना है, कि इसका नाम सेंड करने वाला है, इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं होती। कॉलेजियम किसी को नहीं बताता है कि हम किसको न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति चुन रहे हैं, या किसको सुप्रीम कोर्ट का हम जज चुन रहे हैं,
ये किसी को नहीं बताता है, वो खुद ही कॉलेजियम खुद ही उस नाम को भेजता है सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास जब वो सेलेक्ट कर चुका होता है। उसके पहले वो किसी को नहीं बताता है और ना ही बताता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका व्यवहार क्या है, आप क्या देख के उसको जज बनाना चाह रहे हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। जबकि ये जानना हमारा अधिकार है कि जो हमारा जज है वो कैसा है, वो कार्य किस प्रकार से किया है, आगे पीछे कि उसने क्या क्या कार्य किया है जो उसको आप मुख्य न्यायमूर्ति बना दे रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये पारदर्शी नहीं है। ठीक है, पारदर्शी नहीं है। ये कॉलेजियम क्या करता है, खुद अपने माध्यम से जिसको चाहता है उसको बना दे रहा है, न्यायमूर्ति बना दे रहा है। तो इसको कहा जा रहा है कि ये गोपनीय है, वो अंदर ही अपने उसको जानने का अधिकार सबको है, लेकिन कोई किसी को कॉलेजियम बताता नहीं है कि हम किसका नाम सेंड करने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि पारदर्शी नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना हो रही है। तीसरा क्या है कि भाई भतीजावाद को संरक्षण संरक्षण मिल रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि जब, है ना, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई भी जज हुआ, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो अदर जज 33 है, कोई भी जज हुआ तो चाहेगा कि हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार का कोई भी व्यक्ति होगा उसे हम जज बनाएंगे। जब हमें ही बनाना है, जब हमें ही उसका नाम सेंड करना है राष्ट्रपति जी के पास और राष्ट्रपति को उसका मानना बाध्यकारी है, तो क्या होगा, भाई भतीजावाद का संरक्षण उत्पन्न हो जाएगा, है ना। वो तो चाहेगा कि हमारे घर का एक व्यक्ति और हो जो जज बने आगे चल के, जो पिता होगा अपने बेटे को जज बनाना चाहेगा। तो ऐसा हो भी रहा है, प्रेजेंट टाइम पे ऐसा हो भी रहा है। 6 ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हैं और प्रेजेंट टाइम पे वो भी मुख्य न्यायमूर्ति के पद पे बैठ चुके हैं एक बार। तो ऐसा हो रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई भतीजावाद का संरक्षण भी यहाँ से मिल रहा है कि वो अपने परिवार वालों को ही जज बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना बहुत सारी हो रही है। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, कल हम देखेंगे कि इनकी योग्यता क्या होती है ना। सुप्रीम कोर्ट के अगर आपको जज बनना है तो इसकी योग्यता क्या होता है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।